उसने टीवी दोबारा चलाया और जो वीडियो उसने मुझे दिखाया वह देखकर मैं दंग रह गई। वीडियो में मैं खुद अपने कमरे में पूजा पर चिल्ला रही थी। मेरे माता पिता का 2 साल पहले एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। तब से हमारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे सबसे बड़े भाई अर्जुन ने संभाली थी। वह मुझसे लगभग 10 साल बड़ा था और घर का अकेला सहारा भी। मैं, रानी और मेरी छोटी बहन पूजा उसके साथ ही रहते थे। अर्जुन आमतौर पर कम बोलता था, खासकर मुझसे, लेकिन पूजा से उसकी खूब बनती थी। पूजा अभी 16 साल की थी और काफी चुलबुली भी। उनके बीच की नजदीकियों को देखकर कभी कभी मन में हल्की ईर्ष्या भी होती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उस रात मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने देखा कि पूजा कमरे में नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। तभी मुझे अर्जुन के कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। मेरे मन में शक पैदा हुआ और मैं दबे पांव बाहर निकली। मैंने खिड़की से झांककर देखा कि अर्जुन और पूजा एक ही कमरे में थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं चुप रही। मुझे लगा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मुझे पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अगली सुबह जब मैं उनके कमरे में गई तो दोनों सामान्य रूप से टीवी देख रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गई, अर्जुन ने हड़बड़ाकर टीवी बंद कर दिया। मुझे और शक हुआ। मैंने सीधा सवाल कर डाला, पूजा कल रात तुम्हारे कमरे में क्यों थी? अर्जुन पहले चौंका, फिर शांत होकर बोला, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसने टीवी दोबारा चलाया और जो वीडियो उसने मुझे दिखाया वह देखकर मैं दंग रह गई। वीडियो में मैं खुद अपने कमरे में पूजा पर चिल्ला रही थी, उसके ऊपर चीजें फेंक रही थी और पूजा डर के मारे कमरे से बाहर भाग रही थी। फिर अर्जुन आकर मेरा दरवाजा बंद कर देता है। मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने मुझे बताया कि मुझे एक गंभीर मानसिक बीमारी है, रात का हिस्टीरिया, जिसमें इंसान रात के समय अपना नियंत्रण खो देता है और खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी डर से वह पूजा को अपने कमरे में सुला लेता है ताकि मैं अनजाने में उसे कोई चोट न पहुंचा दूं। ये जानकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अर्जुन से माफी मांगी और मानसिक इलाज शुरू करवाने का फैसला लिया। कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वह सच्चाई नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शक करने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है, वरना हम अपनों को ही खो सकते हैं। मेरे लिए यह सब जानना बहुत मुश्किल था। जिस चीज को मैं डर, संदेह और गलत नजरिए से देख रही थी, असल में वो मेरे अपने ही दिमाग का खेल निकला। अर्जुन ने बताया कि जब माता पिता की मौत हुई थी तब मुझे गहरा सदमा लगा था। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी थी, लेकिन मैंने कभी किसी से अपनी तकलीफ नहीं बांटी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि सदमे के बाद मुझे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया था, जो हिस्टीरिया जैसा ही एक मानसिक विकार है जिसमें इंसान को हकीकत और कल्पना के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है, खासकर रात के वक्त। अब बहुत कुछ समझ आने लगा था। क्यों मुझे लगता था कि लोग मुझे घूरते हैं, क्यों मेरी याददाश्त में खालीपन रहता था और क्यों मैं कभी कभी पूजा को देखकर डर जाती थी जैसे वो मेरे दुश्मन की तरह हो। अर्जुन और पूजा ने मेरी हालत को कभी सार्वजनिक नहीं किया। वे हर रात मेरी सुरक्षा का ध्यान रखते, मेरी दवाइयां, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, सब कुछ चुपचाप करते रहे और मैं उन्हें शक की नजरों से देखती रही। डॉक्टर शिवानी मैम के काउंसलिंग से मेरी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। शुरुआत में मुझे खुद को स्वीकारने में बहुत वक्त लगा, लेकिन पूजा ने हर पल मेरा साथ दिया। उसने मुझे एक दिन गले लगाकर कहा, दीदी, हम सबको कभी ना कभी मदद की जरूरत होती है, इसमें शर्म कैसी। उस दिन मैं पहली बार खुलकर रोई और पहली बार बिना किसी डर या शक के अर्जुन के सामने माफी मांगी। कुछ महीने बाद अब मैं पहले से बेहतर हूँ। कॉलेज वापस ज्वाइन कर लिया है। पूजा अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रही है और अर्जुन अपनी नौकरी के साथ साथ हमारी देखभाल भी कर रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पेज बनाया है, मन का आईना, जहां मैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कहानियां और जानकारी साझा करती हूं, ताकि कोई और लड़की मेरी तरह खुद को अकेला महसूस ना करे। अंत में एक बात, संदेह करना आसान है पर भरोसा करना मुश्किल। पर जब हम अपने अपनों पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा ही हमें टूटने से बचा लेता है। समय बीत रहा था।
मेरी सेहत सुधरने लगी थी और मैं अब चीजों को साफ साफ समझने लगी थी। अर्जुन पहले से ज्यादा खुलकर बात करने लगा था और पूजा वो तो जैसे मेरी परछाई बन गई थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मेरी मुलाकात एक नए प्रोफेसर से हुई, विवेक सर। वो मनोविज्ञान पढ़ाते थे और उन्होंने मेरी कहानी, मेरे डर और मेरी हिम्मत को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, रानी तुम सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम अब एक उदाहरण हो जो दूसरों की मदद कर सकती है। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने फैसला किया कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आवाज बनूंगी जो मानसिक स्वास्थ्य के कारण चुप हैं। मैंने अपने पेज मन का आईना पर लाइव सेशंस शुरू किए जहां लोग बिना नाम बताए अपनी कहानियां शेयर कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे और जवाब पा सकते थे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। मेरी कहानी भी एक वीडियो के जरिए मैंने शेयर की, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को दोष दिए, सिर्फ एक सीख के रूप में। वह वीडियो वायरल हुआ। कई लड़कियों ने लिखा कि वो भी अपने घर में, समाज में, कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अकेली पड़ चुकी थी। अर्जुन जो कभी चुपचाप सब सहता रहा, अब खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। उसने भी एक ब्लॉग शुरू किया, भाई की डायरी, जहां वो लिखता है कि कैसे एक भाई को सिर्फ रोटी कमाने वाला नहीं, एक समझदार संरक्षक भी बनना पड़ता है। पूजा अब 12वीं की टॉपर बन चुकी है। उसका सपना है कि वह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने और मेरी तरह दूसरों की मदद करे। मैंने अपनी कहानी, अपने डर और अपने परिवार को लेकर जो शक किया था, सबको स्वीकार किया है। यही मेरा इलाज भी बना, क्योंकि जब आप सच्चाई से भागना छोड़ देते हैं और उसे अपनाते हैं, वहीं से जीवन फिर से शुरू होता है। अंत में बस इतना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है उसे समझने के लिए धैर्य, प्यार और थोड़ा साहस चाहिए। मन का आईना पेज अब हजारों लोगों की आवाज बन चुका था। मैं हर हफ्ते लाइव आती, सवाल लेती और डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट्स को भी आमंत्रित करती। लेकिन जितनी तेजी से समर्थन मिला, उतनी ही तेजी से नफरत और संदेह भी। कुछ ट्रोल्स ने सवाल उठाया, क्या मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर अपनी हर गलती को सही ठहराया जा सकता है? अगर रानी वाकई बीमार थी तो अपने घर वालों को ही क्यों टारगेट किया? शुरू में ये बातें मुझे अंदर से तोड़ने लगी, लेकिन अब मैं वो पुरानी रानी नहीं थी जो चुपचाप सह जाए। एक दिन मुझे एक कॉलेज इवेंट में बुलाया गया जहां टॉपिक था मेंटल हेल्थ मिथ्स इन इंडियन फैमिलीज, भारतीय परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भ्रम। मैंने वहां वो सब खुलकर कहा जो मैं कभी खुद से भी नहीं कह पाई थी। अगर एक लड़की रात में डर के मारे चिल्लाए तो उसे पागल कहा जाता है, लेकिन अगर वही लड़की चुप रहकर सब सहती है तो समाज उसे सहनशील और संस्कारी कहता है। समस्या बीमारी में नहीं, सोच में है। मेरी ये बातें वायरल हो गई। कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने मेरी बातों को जगह दी। एक एनजीओ ने अर्जुन को साइलेंट गार्डियन अवार्ड दिया, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो बिना दिखावे के किसी का जीवन बचाते हैं। उसने मंच पर कहा, मैंने रानी को एक बार नहीं 1000 बार खोने से बचाया है, लेकिन आज वो खुद सबको बचा रही है। इस बार मैं उससे सीख रहा हूँ। उस दिन पहली बार मुझे लगा मेरा भाई सिर्फ परिवार का सहारा नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी भी है। अब मेरा सपना था कि भारत के स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर बेसिक वर्कशॉप होनी चाहिए। मैं और पूजा मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, मानसिक सेहत हर स्कूल का अधिकार। हमने एक जन पेटिशन चलाई। कई स्कूली छात्र, पेरेंट्स और थेरेपिस्ट्स ने समर्थन दिया, लेकिन कई लोग इसके खिलाफ भी थे। बच्चों को पागलपन सिखा रहे हो? हमारे समय में ये सब नहीं था, फिर भी हम सफल हैं। पर हमने हार नहीं मानी। रानी की कहानी अब किसी एक लड़की की नहीं रही, वो बन गई एक आवाज लाखों लड़कियों की जो चुप थी, टूटी थी, लेकिन अब जाग चुकी थी। मानसिक सेहत हर स्कूल का अधिकार अभियान अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया था। मीडिया में, कॉलेजों में और यहाँ तक कि कुछ सरकारी हलकों में भी इस विषय पर आवाज उठने लगी थी। इसी दौरान रानी को मिला एक ईमेल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, फेलोशिप ऑफर। विषय था यूथ मेंटल हेल्थ लीडरशिप इन साउथ एशिया, यानी एशिया में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाले सिर्फ 5 लोगों को चुना गया था, और उनमें से एक थी रानी। यह उसकी मेहनत का नतीजा था, एक सुनहरा मौका, एक वैश्विक मंच। लेकिन अर्जुन की बात जब रानी ने ये बात घर पर बताई, पूजा खुशी से उछल पड़ी।
लेकिन अर्जुन थोड़े चुप हो गए। रानी, ये बहुत बड़ी बात है, पर क्या तू सोच रही है कि लीविंग अस बिहाइंड इज ओके? हमने मिलकर तुझे वहां तक पहुंचाया है, क्या ये सही वक्त है सब छोड़ जाने का? रानी उलझन में थी। वह जानती थी कि अगर वह गई तो शायद परिवार को एक खालीपन महसूस होगा। पूजा की पढ़ाई चल रही थी, अर्जुन की नौकरी की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। उस रात रानी ने अपने ही पुराने वीडियो खोले जहां वह दूसरों को प्रेरणा दे रही थी कि अपना सपना मत छोड़ो, जो जरूरी है उसे टालो मत। फिर उसने खुद से पूछा, अगर मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ कि अपनी पहचान बनाओ तो खुद क्यों पीछे हटूं? अगले दिन रानी ने सबको बुलाया और कहा, मैं फेलोशिप पर जाऊंगी लेकिन अकेले नहीं। मैं वहां रहकर भारत के लिए रिसोर्स बनूंगी और वहीं से मन का आईना को इंटरनेशनल बनाएंगे। पूजा, तुम इंडिया में इसका ग्राउंड वर्क संभालोगी। अर्जुन भैया, आप इसके ट्रस्ट हेड बनो। हम एक टीम थे रहेंगे। मैं बस इस टीम का स्कोप बढ़ा रही हूँ। रानी विदेश जाती है, रानी अमेरिका जाती है, वहां के युवाओं से मिलती है, अलग सोच, टेक्नोलॉजी और संसाधनों से सीखती है। लेकिन साथ ही भारत के स्कूलों, गांवों, लड़कियों की परेशानियों की कहानियां हर जगह सुनाती है। वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहती है, पूजा अब स्कूलों में जाकर वर्कशॉप्स लेने लगी है। अर्जुन सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को जोड़ने में लगा है। मन का आईना अब सिर्फ एक पेज नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। 1 साल बाद रानी भारत वापस लौटती है, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक बदलाव की लहर बन चुकी है। अंत नहीं, अगली शुरुआत। जब तक दिमाग की बीमारी को सिर्फ पागलपन माना जाएगा तब तक इलाज नहीं, इल्जाम मिलेगा। पर जब समझ होगी तब समाज बदलेगा। अब आप बताएं, क्या आप चाहेंगे कि रानी को अब सरकारी स्तर पर चुनौती मिले, जैसे नीति में बदलाव की कोशिश, या किसी गांव में जाकर किसी बड़े सामाजिक विरोध का सामना करें? या अब कहानी को पूजा के नजरिए से आगे बढ़ाया जाए, जहां वो अपनी नई पहचान तलाश रही है? जब दीदी विदेश गई तो लगा जैसे घर का एक कोना खाली हो गया हो। पहले मैं सिर्फ उनका साथ देती थी, अब उनके बिना मैदान में उतरना पड़ा। मन का आईना का सारा ग्राउंडवर्क मेरे जिम्मे आ गया था। स्कूल विजिट्स, बच्चों से बातचीत, पेरेंट्स को समझाना कि परेशान बच्चा जरूरी नहीं कि जिद्दी हो, वो अंदर से टूटा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात अंदर चुभती थी, लोग रानी दीदी को याद करते हैं, पूजा को नहीं। एक दिन मैं एक स्कूल में वर्कशॉप लेने गई। वहां एक क्लास में एक लड़की थी, कविता, जो चुपचाप एक कोने में बैठी थी। जब मैंने पूछा कि कोई सवाल है, तो उसने कहा, आप तो बस दीदी के नाम पर आई हैं। आप खुद क्या जानती हैं? उसके सवाल ने मुझे झकझोर दिया। वो सही थी, मैं अब तक सिर्फ दीदी की परछाई बनकर काम कर रही थी। उस रात मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्या मैं वाकई खुद की पहचान बना पाई हूँ, या बस दीदी की मेहनत को दोहरा रही हूँ? मैंने अगले दिन से खुद रिसर्च शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के आंकड़े इकट्ठे किए। मासिक धर्म, घरेलू काम, मानसिक तनाव और आत्मसम्मान की कमी, ये 4 मुख्य कारण थे। मैंने तय किया, अब पूजा सिर्फ सहायक नहीं, समाधान बनेगी। पूजा ने मन का आईना के अंदर एक नया प्रोग्राम शुरू किया, पहल पढ़ने की हिम्मत, जो किशोरियों को मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पढ़ाई जारी रखने के लिए सपोर्ट करता था। इसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ, माइंडफुलनेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सेल्फ डिफेंस जैसी ट्रेनिंग्स शामिल थी। पहला कैंप झारखंड के एक गांव में था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि लड़कियों को दिमागी बातें सिखाई जाएंगी, कुछ ग्रामीण विरोध करने लगे। पढ़ लिख के लड़कियां बिगड़ जाती हैं, ये सब शहर की बातें हैं, गांव में नहीं चलेंगी। पूजा डर गई थी। लेकिन तभी अर्जुन बोले, अगर तू पीछे हटी तो इनकी बात सही हो जाएगी। अगले दिन कैंप खुला और इस बार पूजा अकेली नहीं थी। उसके साथ थी गांव की 3 लड़कियां, जो पहले चुप रहती थी, अब मंच पर खड़ी थी, अपनी कहानियां सुना रही थी। लोगों की आंखें खुली। 6 महीने बाद रानी इंडिया लौटी। उसने देखा कि पूजा सिर्फ एक बहन नहीं, अब एक अगली लहर बन चुकी है। रानी ने उसे गले लगाकर कहा, तू मेरी परछाई नहीं, मेरी रोशनी बन गई है। अब मन का आईना में 2 प्रमुख प्रोग्राम थे, रानी का मानसिक स्वास्थ्य नेतृत्व और पूजा का पहल पढ़ने की हिम्मत। अब दोनों बहनें साथ थी, लेकिन अपनी अपनी रफ्तार में। सीख
कभी कभी किसी की परछाई में खड़े होकर ही रोशनी की दिशा समझ आती है, और जब वक्त आए तो खुद रोशनी बन जाना ही असली जीत है।